चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की कीमत चुकानी पड़ती है भैया, जो कैपिटल लेते हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है इसमें? इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM की कौन सी एजम्पशन यहाँ पर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की एजम्पशन नहीं है? द कैपिटल मार्केट इज एफिशिएंट। Investors lend or borrow at a risk-free rate of return. Investors do not have the same expectations about the risk and return. Investors' decisions are based on single time period. On a single time period, तो इसका जो कौन सी assumption नहीं है? क्या बोला है इसमें से कौन एक assumption नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है C. Investors do not have the same expectations about the risk and return. बस सभी सेम तरह के सेम एक्सपेक्टेशंस हैं रिस्क और रिटर्न के बारे में। रिस्क बढ़ेगा रिटर्न मिलेगा ज़्यादा, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा, तो सेम तरह के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। ये करेक्ट है, ठीक है। ये यहाँ पर इट इज़ नॉट एन एजम्पशन। एजम्पशन है कि मानते हैं कि रिस्क और रिटर्न साथ साथ में चलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गिवन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है भैया 5%, मार्केट रिटर्न जो है 10% है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? देखो, एक तो रिटर्न रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है जैसे कि आप FD करा दो, मार्केट में लगाओगे, पता नहीं कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कहीं मिले नहीं मिले, ठीक है। म्यूचुअल में मिले ना मिले, कितना मिले पता नहीं है, वो मार्केट के ऊपर है। लेकिन रिस्क फ्री के मतलब FD में डालोगे तो कम से कम 7% तो आएगा ही आएगा ना। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% दे रखा है कि इतना तो मुझे आएगा ही आएगा। मार्केट में डालता हूँ तो मुझे रिटर्न आता है 10%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% दे रखी है। वैल्यू ऑफ बीटा इज, अच्छा ये पता नहीं कैसे निकालना है, तो क्वेश्चन में पढ़ने लग गया। आगे है थर्ड क्वेश्चन, डैश में बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल। एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल जुटाना है हमको, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, लिक्विड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो मार्जिनल होगा मेरे हिसाब से, तो इसका थर्ड का ए ही बनता है। नाम से ही पता लग रहा है कि इसका आंसर ए होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स टू एडजस्ट द टैक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स टू एडजस्ट टैक्सेस। कौन सी ऐसी कीमत है कैपिटल चुकाने की जिसमें एडजस्टेड टैक्स पे एडजस्ट करने पड़ते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है, या कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है। इसमें टैक्सेस भी एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है फोर्थ का वो है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। इसका सही ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिबेंचर डेट के थ्रू जब हम करते हैं तो उसमें टैक्सेस एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। डेट डेट तो उधार होता है, इसमें इंटरेस्ट का पार्ट होता है, इंटरेस्ट का पार्ट होता है तो उसमें टैक्सेस पार्ट भी आता है उसके अंदर, ठीक है। इंटरेस्ट में टैक्सेस पार्ट भी आता है, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोला यहाँ पर? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द कॉस्ट ऑफ एडिशनल रेवेन्यू के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रही है, एडिशनल फंड्स के लिए, एडिशनल इंटरेस्ट के लिए, नन ऑफ द अबव। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है किसकी कीमत है? एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, एडिशनल फंड जुटाने के लिए, एडिशनल इंटरेस्ट के लिए, नन ऑफ द। देखने में लग रहा है कि ये दोनों तो कुछ नहीं है। एडिशनल फंड और एडिशनल रेवेन्यू में है। अब कैपिटल जो होता है फंड के लिए होता है, रेवेन्यू के लिए नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए। फिफ्थ का आंसर क्या है? बी। बी इज़ द राइट आंसर। आगे आते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। अब वेट्स जो होता है, वेट्स में भी बेस्ड ऑन, अब ये वेट किस चीज़ के हो सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? मार्केट वैल्यूज़ के, टारगेट वैल्यूज़ के, बुक वैल्यूज़ के, एनी वन ऑफ द अबव। मार्केट, टारगेट, बुक वैल्यू, एनी ऑफ द अबव। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेटेड एवरेज में मार्केट भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, टारगेट भी होना चाहिए। तो 6 का डी है क्या? 6 का डी है, करेक्ट है। 6 का डी है,
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मार्केट वैल्यू भी आप देख सकते हैं, टारगेट भी और बुक वैल्यू भी, एनी वन ऑफ द बुक कैन बी टेकन। आगे चलते हैं। फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ, फर्म का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म से जो कीमत लगानी पड़ रही है, फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, कैपिटल की कीमत चुकानी पड़ रही है, दैट इज़ एवरेज कॉस्ट ऑफ all the sources of finance, all the borrowings, all the share capitals, all the bonds and debentures। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए, देखने में ऐसे ही लग रहा है। सेवन्थ का क्या है, ए ही है ना, हाँ सेवन्थ का ए ही इसका राइट आंसर है, ऑल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल आ गया, छोड़ देंगे न्यूमेरिकल, नाइन्थ पे आते हैं। एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ। इज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, ये सब है लेकिन एक नहीं है इसके अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट सब है लेकिन एक नहीं है इसमें। द मिनिमम रेट दैट ए फर्म शुड अर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस्ड पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, a return on the equity financed portion of an investment that at worst leaves the market price of the stock unchanged, by far the most difficult component cost to estimate, generally lower than the before tax cost of debt। जब अब आती है आगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की, इक्विटी कैपिटल में डेट कौन से आएगा, अच्छा मतलब कह रहा है कि लोअर होता है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, डेट से लोअर होता है, ये किसने बोल दिया। नाइन्थ का डी होना चाहिए इसका आंसर, तो नाइन्थ का डी करेक्ट आंसर है। आप चार ऑप्शन पढ़ लो एक बार, आपको लगेगा कि एक ऑप्शन तो इसमें से दिख रहा है जो कि है या नहीं है, ठीक है। टेंथ इसका अब आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल को भी हम दे रहे हैं छोड़, ठीक है। जो हमारा हो गया चैप्टर 4। चैप्टर 5 फाइनेंशियल डिसीजंस कैपिटल स्ट्रक्चर की बातें यहाँ पर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टोटल है 13 इसके अंदर। द अजम्पशंस ऑफ द एम हाइपोथेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, इसमें ये अजम्पशन नहीं है, डू नॉट इंक्लूड यहाँ पर लिखती है, ध्यान देना। कैपिटल मार्केट्स आर इम्परफेक्ट, यही अजम्पशन नहीं है, एक्चुअली अजम्पशन होती है कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। फर्स्ट का ये है क्या, करेक्ट है। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट फॉर द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए इररेलेवेंट है, क्या इररेलेवेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इररेलेवेंट है, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी या फिर कंट्रोल। इररेलेवेंट फॉर द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अगर होगा तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, कंट्रोल। सेकंड का क्या है आंसर, बी सॉल्वेंसी, solvency। which of the following is irrelevant, solvency is irrelevant, solvency is irrelevant for the optimal capital structure। solvency क्या होता है, उधार चुकाने की क्षमता, ये irrelevant है। optimal capital structure में उधार चुकाने की क्षमता है ही है, ऐसा मान के चलते हैं, तो solvency is irrelevant in for the optimal capital structure के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर होता है वो किसको रेफर करता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसको रेफर करता है, ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, शॉर्ट टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स या फिर नन ऑफ दीज। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को करना चाहिए, थर्ड का ए इज राइट आंसर। फोर्थ पर आते हैं। एन EBIT EPS डिफरेंशिएट एनालिसिस चार्ट इज यूज्ड फॉर, EBIT EPS earning before interest and taxes to earning per share indifference analysis chart। EBIT EPS indifference analysis chart is used for, इसके लिए यूज़ करते हैं evaluating the effect of business risk on the earning per share, examining EPS result for the alternative financial plans at varying EBIT levels, determining the impact of a change in the sales on EBIT, या फिर showing the changes in the EPS quality over time। तो टाइम टर्म की बातें तो यहाँ पर हो नहीं रही, देखो, ठीक है। सेल्स की बातें, अर्निंग पर शेयर है वो, सेल्स की बातें भी यहाँ पर कहाँ हैं, नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी में से बातें हैं। इवेल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ बिजनेस रिस्क
ऑन ईपीएस है एग्जामिनिंग द ईपीएस रिजल्ट फॉर द अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स एट वेरिंग ईबीटी लाइफ। तो इसी के अंदर दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो ये इसका बी आंसर होना चाहिए। फोर्थ का क्या है? बी। यस। आगे देखो, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड इक्विटी शेयर्स, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, नेट वर्किंग कैपिटल या शेयर होल्डर्स इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म भी आते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक भी आते हैं, इक्विटी भी आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सब कुछ आता है, तो यही पार्ट है। फिफ्थ का ए इज़ द राइट आंसर। चेक कर लिया, फिफ्थ का यही है। चलो आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉस्ट ऑफ, कीमत चुकानी पड़ रही है मॉनिटरिंग मैनेजमेंट के लिए। इसको क्या कहते हैं? बैंकक्रप्सी कॉस्ट कहते हैं, बैंकक्रप्सी कॉस्ट कहते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं, एजेंसी कॉस्ट कहते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट कहते हैं। अब मॉनिटर करना है आपको, मॉनिटर करना है तो क्या है? क्या एजेंसी कॉस्ट है क्या मॉनिटरिंग? सिक्स का क्या आंसर है? सिक्स का आंसर है सी। यस, एक एजेंसी है जो मॉनिटर कर रही है। ठीक है, तो समझ लो इसको। तो इसका सही आंसर है सी, एजेंसी कॉस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। सेवंथ, द ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है टुवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ ए फर्म एज्यूम्स, ट्रेडिशनल अप्रोच में कह रहा हूँ मैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में, दैट द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट चेंजेस इन द फाइनेंशियल लीवरेज, दैट देयर इज एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, दैट the total risk is not changed with the changes in the capital structure। और डी के है that the markets are perfect, that the markets are perfect, तो हम मानते हैं। the traditional approach toward the valuation of the firm assumes that the markets are perfect, ये मानते हैं। तो सेवन्थ का डी होना चाहिए फिर तो, लेकिन नहीं, सेवन्थ का आंसर है बी, that there is an optimum capital structure। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है? टुवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, वो एज्यूम करता है कि देयर इज़ एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। सेवन्थ का बी, दैट देयर इज़ एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, देयर इज़ एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है कैपिटल, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो ये कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन है? ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ट्रेडिशनल अप्रोच हमने पढ़ लिया कि एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। 8 पे आते हैं। मार्केट वैल्यूज आर ऑफन यूज्ड इन कंप्यूटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज, मार्केट वैल्यूज क्यों यूज़ करती हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए? बिकॉज देयर दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू द कैलकुलेशन, दिस इज कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वैल्यू, दिस इज रिक्वायर्ड बाय द सेबी, दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक है। तो बेटा देखने से लग रहा है कि ये दोनों तो वैसे ही गलत दे रखे हैं। और सिंपलेस्ट वे टू डू द कैलकुलेशन ये हो सकता है, या फिर दिस इज कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 8 का बी अच्छा जो लग रहा है वही सत्य है। 8 का बी इज द करेक्ट। अ फर्म्स ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इज़ द डेट इक्विटी रेशियो दैट रिजल्ट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। डेट इक्विटी रेशियो ऐसा है जो कि मिनिमम पॉसिबल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ेगी। करेक्ट लग रहा है मुझे तो। 9th का ए है क्या? यस, 9th का ए है। आगे चलो। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर जो एक फर्म का है, इन्फ्लुएंसेस द, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? रिस्क को, रिटर्न को, बोथ रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क रिटर्न बट नॉट रिस्क। तो इसका भी तो यही आना चाहिए, बोथ रिस्क एंड रिटर्न। 10th का सी है ना? सी है। कंसिडर द फॉलोइंग मेंशन स्टेटमेंट, अ कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी ओवर कैपिटलाइज्ड, ज़्यादा उसने पैसा कैपिटलाइज कर दिया है, ज़्यादा पैसा जुटा लिया है, व्हेन इट्स एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर lower than the proper capitalization as warranted by the earning capacity। एक कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी ओवर कैपिटलाइज्ड व्हेन इट्स एक्चुअल कैपिटलाइजेशन जो है वो लोअर है देन द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन एज वारंटेड बाय द अर्निंग कैपेसिटी। ओके, ठीक है।
बोथ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। दूसरे भी ठीक है, तो दोनों दोनों ही ट्रू लग रहे हैं। तो ए आना चाहिए मेरे ख्याल से 11th का, तो 11th का आंसर लेकिन गलत है। 11th का आंसर है बी। क्या है? बी, यानी कि 1 इज़ फॉल्स बट सेकंड इज़ ट्रू। 1 इज़ फॉल्स, ये फॉल्स गलत है। A company is considered to be over capitalized when its actual capitalization जो है that is सॉरी ओवर कैपिटलाइज मतलब एक्चुअल कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। पढ़ते नहीं हो ढंग से। कैपिटल कंपनी इज कंसिडर टू बी ओवर कैपिटलाइज का मतलब क्या है? ओवर कैपिटलाइज हो गया मतलब एक्चुअल कैपिटलाइजेशन जो है ज़्यादा है प्रॉपर कैपिटलाइजेशन से। बाप रे, क्यों नहीं पढ़ते भाई? समझ के करो, समझ के पढ़ो। चलो आगे चलो। क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके उसको स्टडी करके उसका आंसर लिखेंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अ क्रिटिकल assumption of the net operating income approach to valuation is net operating income। net operating income, ऑपरेटिंग इनकम होती है, ठीक है, ऑपरेशन चाहिए, एक फैक्ट्री लगी, ऑपरेशन हो रहा है, चीज़ें बन रही हैं, ऑपरेशन हो रहा है, नेट ऑपरेटिंग इनकम में उसमें एक्सपेंसेस निकाल दे रहे हैं। तो क्रिटिकल अजम्पशन क्या है? द डेट एंड द इक्विटी लेवल रिमेंस अनचेंज, द डिविडेंड इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, दैट के नॉट रिमेंस कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द चेंजेस इन द लीवरेज। और डी है दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशंस। एक्सक्लूड तो करते हैं। क्रिटिकल अजम्पशन क्या है आपका? 12th का आंसर क्या है? 12th का है सी। 12th का जो आंसर है वो है सी, यानी दैट के नॉट रिमीन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन द लीवरेज। लीवरेज पता है आपको क्या होता है? लीवरेज फ्यूचर्स याद आ गया। लीवरेज मिलती है आपको, आपको थोड़े एफर्ट लगा के ज़्यादा काम हो जाता है, थोड़े एफर्ट लगा के ज़्यादा काम हो जाते हैं, थोड़े इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आप काम कर सकते हो। के नॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, के नॉट दे दिया ना शायद, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कीमत जो चुकानी पड़ रही है ऑपरेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए वो रिमेंस कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन द लीवरेज। अगर लीवरेज मिल रही है तो आपको आपको जो कीमत चुकानी पड़ेगी ना वो भी ज़्यादा ही चुकानी पड़ेगी मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये एक क्रिटिकल अजम्पशन है, एक्चुअली अजम्पशन है, ठीक है, ये क्रिटिकल अजम्पशन है लेकिन, ठीक है। चलो आगे चलते। 13th, which of the following steps may be adopted, which of the following steps may be adopted to avoid the negative consequences of over capitalization। इसमें से कौन से स्टेप्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू अवॉइड द नेगेटिव consequences ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन अगर हम कर लेते हैं तो? द शेयर्स ऑफ द कंपनी शुड बी स्प्लिट अप, दिस विल रिड्यूस द डिविडेंड पर शेयर दो EPS विल रिमेन अनचेंज कह रहे हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर इशू कर दो। रिवाइजिंग द अपवर्ड एट द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर हेल्ड विद देम, या रिडक्शन इन द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स कर दो। अगर बेटा ओवर कैपिटलाइजेशन हो गई है, ओवर कैपिटलाइजेशन आपने कर दी है, अब क्या करें? आपके पास पैसा तो बहुत आ गया, ज़्यादा पैसा आ गए, अब क्या करें? आप उसके बोनस शेयर तो इशू कर सकते हैं, ऐसे क्या दिक्कत क्या है इसमें? बोनस शेयर तो पैसा आएगा ना, हम क्या खर्च कर रहे हैं उस ओवर कैपिटल का? द शेयर्स द कंपनी शुड बी स्प्लिट अप, स्प्लिट अप करने से हमारा खर्चा कहाँ हो रहा है? हमारे पास तो ओवर पैसा पड़ा हुआ है, कैपिटलाइजेशन कर रखी है। रिडक्शन इन द क्लेम से क्या भी फायदा होगा? रिवाइजिंग द अपवर्ड द पार वैल्यू द शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय देम। अब ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मुझे पता नहीं। 13 का आंसर क्या है? 13 का आंसर है डी। 13 का आंसर देखे डी, यानी रिडक्शन इन द क्लेम्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। रिड्यूस कर दिया क्लेम को, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? रिड्यूस कर दिया तो रिड्यूस करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ओवर कैपिटलाइजेशन अगर हमने कर रखी है, अंडर कैपिटलाइजेशन होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन होता है, ठीक है। ओवर कैपिटलाइजेशन से होता क्या है? ज़्यादा कैपिटलाइजेशन से हमारी अर्निंग्स जो हैं, जितना हमें कैपिटल चाहिए था उससे ज़्यादा हमारे पास पड़ा है, तो हम इजीली सब कुछ कर पाएंगे, हमारे प्रॉफिट ज़्यादा दिखेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन में। ओवर ज़्यादा दिखेंगे तो ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा,
ठीक है। तो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, क्लेम जो है डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स का, उसका क्लेम जो है हम रिड्यूस कर देंगे। डिवेंचर डेट होल्डर्स, उसका क्लेम हम रिड्यूस कर देंगे। ऐसे बोल रहा है पता नहीं भाई। ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन कर रखी है, पैसा ज़्यादा अपने पास आ रखे हैं, रिडक्शन कर देंगे क्लेम। डिवेंचर होल्डर्स हैं, उसका क्लेम कम कर देते हैं। ठीक है, क्लेम कम करने से होगा क्या, क्लेम कम करने से होगा क्या, ये तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसका आंसर तो डी है भैया, 13 का डी। ठीक है, चलो 13 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चैप्टर खोलते हैं। चैप्टर 6 है हमारा।